नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। इससे पिछले वीडियो में अपन ने व्यवहारवाद पढ़ा था। आज है उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उत्तर व्यवहारवादी उपागम की दुर्लभताओं ने ही व्यवहारवादी उपागम की दुर्लभताओं ने उत्तर व्यवहार को जन्म दिया। द्वितीय युद्ध के पश्चात से ही व्यवहारवादी विचारकों ने तकनीक और अनुसंधानों के तरीकों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान जीवन की वास्तविक समस्याओं से अलग हट गया। सन 1960 में व्यवहारवाद की इस स्थिति पर सबसे भारी प्रहार डेविड स्टर्न ने किया, जो स्वयं क्या थे, व्यवहारवादी क्रांति के अग्रदूतों से में एक था। डेविड स्टर्न ने यह अनुभव किया कि जहां एक और संसार में तेजी से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यवहारवादी विचारक अनुसंधान की तकनीकों का विकास करने पर समय बर्बाद कर रहा है। अतः उसने नवीन परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारवादी अध्ययन की प्रगति पर निराशा व्यक्त की। उसने व्यवहारवादी अध्ययन के पुनरावलोकन की ओर विचारकों का ध्यान खींचा। डेविड स्टर्न का विचार था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाला जो शोध और उसकी अध्ययन पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सहायता मिले। उसकी प्रेरणा से प्राय सभी व्यवहारवादी इस बात पर जोर देने लगे कि नवीन समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यवहारवादी अध्ययन को अधिक सक्षम बनाया जाए। इसी को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? उत्तर व्यवहारवाद। अब उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं। पहला है संगति, प्रासंगिकता। दूसरा कर्म, एक्शन। तो उत्तर व्यवहारवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि राजनीति विज्ञान का शोध और अध्ययन समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के संदर्भ में संगतिपूर्ण होना चाहिए तथा राजनीति वैज्ञानिकों को मानव मूल्य की रक्षा हेतु कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो डेविड स्टर्न ने जिस प्रकार व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या करते हुए उसके 7 प्रमुख लक्षण बताए। तो उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण है तकनीकी से पूर्व सार। व्यवहारवादी विषय सामग्री की तुलना में तकनीकों को अधिक महत्व देते हैं। व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादियों का यह विचार है कि तकनीकी तथा तथ्य दोनों एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु यदि दोनों में से किसी एक की को चुनना हो तो तथ्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी? तथ्यों को बजाय, तकनीकी के बजाय तथ्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनकी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के शोध कार्य को समाज की वास्तविक समस्याओं के साथ संगतिपूर्वक बनाया जाए। यदि ऐसा करने में शोध तकनीकी बाधक है तो तकनीकी को छोड़ देना ही श्रेयकर होगा। तो तकनीकी की बजाय किस पर? तथ्यों पर। उत्तर व्यवहारवाद में तकनीकी की बजाय तथ्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी। सामाजिक परिवर्तन पर जोर। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि व्यवहारवादी अध्ययन परिवर्तन विरोधी तथा अनुदारवादी है। व्यवहारवादी अपने आप को तथ्यों के वर्णन तथा विश्लेषण तक सीमित रखता है। वह सामाजिक प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का मूल्यांकन करने की चिंता नहीं करता है। अतः व्यवहारवादी शोध अनुदारवादी हो जाता है। इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादी व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं। सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन के समर्थन करते हैं उत्तर व्यवहारवादी। तीसरा है अध्ययन को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। अध्ययन को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। उत्तर व्यवहारवादियों का ये मत है कि व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण एक अमूर्त सिद्धांत को गढ़ने में व्यस्त रहता है और राजनीतिक यथार्थताओं और समाज की वास्तविक समस्याओं के प्रति आंख बंद किए हुए। अतः उनका विचार है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन को समाज की वास्तविक समस्याओं के अनुरूप अपनाएं, जिससे उसके अध्ययन तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर समाज के लिए राजनीति शास्त्र की क्या उपयोगिता रह जाएगी। चौथा, मूल्यों का
पुनर्स्थापना, मूल्यों की पुनर्स्थापना। उत्तर व्यवहारवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी विज्ञान, विशेषकर समाज विज्ञान, मूल्य के प्रति तटस्थ अथवा मूल्य निरपेक्ष नहीं रह सकता। मूल्यों के अभाव में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसके गलत प्रयोग की संभावना बनी रहती है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना है कि यदि सही उद्देश्य के लिए ज्ञान प्रयोग किया जाना है तो वह आवश्यक है कि मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए तथा उनको केंद्रीय स्थिति प्रदान की जाए। पांचवा, सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा। उत्तर व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया गया कि बुद्धिजीवियों का एक प्रमुख दायित्व ये कार्य है कि वे मानवीय मूल्यों की रक्षा करें। यदि वे अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो वह केवल शिल्पी और मंत्रविद बनकर ही रह जाएंगे। छठा, ज्ञान के क्रियान्वयन पर जोर। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। उसके अनुसार यदि प्राप्त ज्ञान अथवा शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक उपयोगी नहीं है। अतः उत्तर व्यवहारवादी इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक बुद्धिजीवी का ऐसा शोध करना चाहिए जिससे समाज की समकालीन समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिल सके। और अंतिम है, बुद्धिजीवियों के व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार बुद्धिजीवियों को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उनका यह दायित्व है कि वे समाज के लिए सही लक्ष्यों का निर्धारण करें तथा समाज को उन लक्ष्यों के आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। इसके लिए बुद्धिजीवियों के संघ तथा व्यवसाय का राजनीतिकरण आवश्यक व वांछनीय है। ये थे इसकी विशेषताएं। अब राजनीति विज्ञान में आधुनिक विकास। राजनीति विज्ञान में आधुनिक विकास 20वीं शताब्दी में, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में, राजनीति विज्ञान में तेजी के साथ विकास हुआ। विकास की गति अभी भी समाप्त नहीं हुई है। राजनीति विज्ञान अभी भी विकासशील अवस्था में है। राजनीति विज्ञान में पिछले वर्षों में जो विकास हुआ उसकी दशाओं या उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को जानना आवश्यक है। इन प्रवृत्तियों का उल्लेख संक्षेप में निम्न प्रकार है। पहला, अध्ययन मुक्तता। परंपरागत राजवैज्ञानिक केवल राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित लक्ष्यों, घटनाओं का ही अध्ययन करते थे, किंतु अब राजवैज्ञानिक परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक घटनाएं जहां भी उपलब्ध हों, वे चाहे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म के विषय में हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र से संबंधित हो, अब राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु बन गई है। तो राजनीतिक प्रवृत्तियां चाहे व्यक्तिक हों या सामाजिक हो, सर्वेक्षण और शोध का विषय बन गई हैं। दूसरी, आनुभविक अध्ययन। 19वीं शताब्दी तक राजनीति का स्वरूप आदर्शात्मक कैसा था? आदर्शात्मक था, किंतु वर्तमान में राजनीति विज्ञान का स्वरूप यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल देती है। यह आनुभविक और वस्तुपरक अध्ययन है। इसमें शोधकर्ता अपने अनुसंधान में स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है, अपने अध्ययन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने देता। अब राजनीतिक अध्ययन मानव व्यवहार के अवलोकन के आधार पर किए जाते हैं। तीसरा, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। वर्तमान समय में राजनीति में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान है। पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। राजवैज्ञानिकों की धारणा है कि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर राजनीति शास्त्र को वास्तविक अर्थ में राज विज्ञान बनाया जा सकता है। एक वैज्ञानिक राज सिद्धांत का विकास किया जा सकता है, अतः उसे राजनीति विज्ञान में के समीप अधिक लाया जा सकता है। अब राजनीति घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन अधिकांशतः प्रयोगशन, वर्णन, मापन, तार्किक युक्ता, परीक्षण आदि तकनीकों पर आधारित है। तो इस अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति की अन्य प्रणालियों को भी अपनाया जाने लगा, जैसे सर्वेक्षण प्रणाली, केस प्रणाली, साक्षात प्रणाली, प्रश्नावली, जनमत, मतदान, सांख्यिकी प्रणाली आदि को। चौथा है सिद्धांत निर्माण शोध पर आधारित। 19वीं शताब्दी के अंत तक राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का निर्माण राजवैज्ञानिकों की कल्पनाओं और विचारों पर आधारित होते थे, किंतु अब सिद्धांत निर्माण कल्पनाओं के बजाय कठोर प्रक्रियाओं पर आधारित है। अब शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना अर्थहीन माने जाते हैं।
अब राजवैज्ञानिक शोध पर आधारित सामान्यीकरणों एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए हैं। पांचवा है अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान में अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। यह दृष्टिकोण व्यवहारवाद की देन मानी जाती है। अतः राजवैज्ञानिक राजनीति अनुसंधान में अन्य समाज विज्ञानों, विशेष रूप से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मानवशास्त्र आदि के द्वारा विकसित की गई शोध की पद्धतियों तथा तकनीकों का खूब लाभ उठाते हैं। राजनीति विज्ञान की अन्य विज्ञानों से निकटता स्थापित होने के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कुछ नवीन उपागम अपनाए जाने लगे, जैसे राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, राजनीतिक विकास उपागम और राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक विकास उपागम। छठा है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता था, जिससे वो विभिन्न विषयों को दिशा निर्देश दे सके। अब डेविडस्टन, डहेल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजनीतिक या राजनीति विज्ञान को एक मौलिक एवं स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत एवं व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। वे उनके राजनीतिक निष्कर्षों में एक संबद्धता और क्रमबद्धता स्थापित करना चाहते हैं और अंतिम में समाज की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में एक और तेजी से संकटों और समस्याओं का उदय हो रहा था। दूसरी ओर राजनीति विज्ञान के अध्ययन व शोध का इन समस्याओं के समाधान से कोई संबंध नहीं था। लोगों में यह धारणा घर करने लग गई कि यदि राजनीति विज्ञान समाज की तत्कालीन समस्याओं को ढूंढने के प्रति उदासीन है तो फिर इसके अध्ययन से क्या लाभ। फलस्वरूप उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ। उसने इस बात पर बल दिया कि राजवैज्ञानिकों को समाज की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और नवीन चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनका समाधान ढूंढने के लिए कठोर प्रयत्न करना चाहिए। अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि राजनीति विज्ञान में शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में संगतिपूर्ण होना चाहिए तथा राजवैज्ञानिकों को समाज में मानव मूल्यों की रक्षा हेतु कर्म करना चाहिए। अब राजवैज्ञानिक सामूहिक रूप से राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हुए हैं। इन अनेक समस्याओं में से अनेक का संबंध परमाणु युद्ध का भय, पिछड़े देशों का विकास, बढ़ती हुई निरंकुशता, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, उग्र राष्ट्रवाद आदि से है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान में नैतिकता तथा आदर्श की प्राथमिकता थी और 20वीं व 21वीं शताब्दी में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। व्यवहारवादी उपागम इसी बात का प्रतीक है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अधिकतम विकास यही है। तो आज अपना टॉपिक उत्तर व्यवहार यही समाप्त होता है। तो हमने उत्तर व्यवहारवाद, इसके प्रमुख लक्षण और राजनीति विज्ञान में आधुनिक विकास की प्रवृत्तियाँ, इनका अध्ययन किया। तो उत्तर व्यवहारवाद यही समाप्त होता है।